आज हम उस कहानी में उतरेंगे कि कैसे हमलों की एक लंबी लड़ाई ने दिल्ली में एक ऐसे ताकतवर साम्राज्य की नींव रखी जो अगली 3 सदियों तक हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की बात नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि आखिर वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भारत पर हुए शुरुआती इस्लामी हमलों से। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि हर हमलावर एक ही मकसद से नहीं आया था। पहले अरब और पहले तुर्क आक्रमणकारियों के इरादों में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। एक तरफ था मोहम्मद बिन कासिम, एक अरब हमलावर जो सिंध पर कब्जा करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ था महमूद गजनी, पहला तुर्क हमलावर जिसका मकसद यहां हुकूमत करना नहीं था। उसका सिर्फ एक मकसद था, भारत की बेहिसाब दौलत को लूटना। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये महमूद गजनी के विनाशकारी हमलों की गवाही देता है। उसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 17 बार हमले किए और उसका 16वां हमला सबसे ज्यादा कुख्यात था 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये भारत की दौलत और संस्कृति पर एक बहुत बड़ा आघात था। गजनी के बाद मंच पर आता है एक और तुर्क आक्रमणकारी, मोहम्मद गोरी। लेकिन गोरी की नज़र सिर्फ भारत की दौलत पर नहीं थी, वो यहां एक स्थायी साम्राज्य बनाना चाहता था। और बस इसी एक सोच ने भारत में सत्ता का खेल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बदलाव आया कुछ बहुत ही निर्णायक लड़ाइयों से। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में दिल्ली के महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह हराया। लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी। ठीक 1 साल बाद 1192 में वो दोगुनी ताकत और तैयारी से वापस लौटा और तराइन की दूसरी लड़ाई में ऐसी जीत हासिल की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा ही बदल दी। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प सियासी मोड़ भी आता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कन्नौज के राजा जयचंद ने ही गोरी को उन पर हमला करने के लिए उकसाया था। लेकिन विडंबना देखिए, अपनी जीत के ठीक 2 साल बाद गोरी ने जयचंद को भी चंदावर की लड़ाई में हरा दिया। ये दिखाता है कि उस समय की अंदरूनी दुश्मनी ने गोरी की सफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। गोरी भारत में शासन करने के लिए रुका नहीं। वो अपने जीते हुए इलाकों को अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया। और यहीं से इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक गुलाम ने अपने मालिक की जीती हुई जमीन पर एक नए साम्राज्य, एक नई सल्तनत की नींव रखी। इसीलिए दिल्ली के इस पहले राजवंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। देखिए, मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वामित्व वाला गुलाम, जिसे खास तौर पर सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। और चूंकि इस वंश के संस्थापक और कई शुरुआती शासक इसी पृष्ठभूमि से थे, इसलिए ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गोरी की मौत के बाद उसका इतना बड़ा साम्राज्य उसके वफादार गुलाम सेनापतियों में बंट गया। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला, यल्दूज और कुबाचा को दूसरे इलाके मिले, लेकिन साम्राज्य का दिल यानी दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आई। ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली के पहले सुल्तान बने। हालांकि उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अपनी दरियादिली की वजह से उन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। उन्होंने ही दिल्ली में मशहूर कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। लेकिन उनका शासनकाल छोटा रहा। 1210 में चौगान यानी आज के जमाने का पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई। ऐबक ने नींव तो रख दी, लेकिन इस नई नवेली सल्तनत को एक मजबूत शक्ल देना अभी बाकी था। ये काम किया उसके बाद आने वाले शासकों ने, और इनमें से हर एक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, जो एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। उन्होंने चांदी के टका और तांबे के जीतल जैसे स्टैंडर्ड सिक्के चलाकर अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और प्रशासन चलाने के लिए इक्ता सिस्टम शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने चालीसा नाम का 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक ताकतवर गुट बनाया, जो उनके शासन की रीढ़ बना। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के तख्त पर एक ऐसी शख्सियत बैठी जो अपने वक्त से बहुत आगे थीं, उनकी बेटी रज़िया सुल्तान।
वो मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थीं। उस जमाने के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने भी लिखा था कि वो हुकूमत करने के लिए अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल थीं। लेकिन रज़िया का शासन कांटों से भरा था। उन्होंने एक गैर तुर्क गुलाम पर भरोसा किया, जिससे तुर्क सरदारों का वही ताकतवर चालीसा गुट नाराज हो गया जिसे उनके पिता ने बनाया था। उन्होंने इसे अपनी सत्ता के लिए सीधी चुनौती माना और महज 4 साल के शासन के बाद ही एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। रज़िया के बाद हालात ये हो गए थे कि चालीसा इतना ताकतवर हो गया कि सुल्तान अब उनकी कठपुतली बनकर रह गए थे। सुल्तान की इज्जत और ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। इस स्थिति को बदलने के लिए सामने आए गयासुद्दीन बलबन, जो खुद कभी चालीसा के सदस्य थे। उनका एक ही मिशन था, चालीसा की ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकना और सुल्तान के पद की खोई हुई गरिमा को वापस लाना। बलबन ने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की सख्त नीति अपनाई। उसने चालीसा को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। एक मजबूत मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज बनाया। दरबार में कड़ा अनुशासन लागू करने के लिए उसने सिजदा यानी घुटनों के बल झुकना और पैबोस यानी सुल्तान के कदम चूमने जैसी प्रथाएं शुरू की। उसने खुद को जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया ताकि कोई भी उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। बलबन के सख्त शासन ने सल्तनत को तो बचा लिया, लेकिन उनके बाद कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं आया और इसके साथ ही लगभग 84 सालों तक चले गुलाम वंश का सूरज डूबने लगा और दिल्ली की सत्ता के लिए एक नए संघर्ष की जमीन तैयार हो गई। ये याद रखना जरूरी है कि गुलाम वंश तो दिल्ली सल्तनत का बस पहला अध्याय था। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश आए, जिन्होंने मिलकर लगभग 320 सालों तक दिल्ली से एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। गुलाम वंश ने वो मंच तैयार किया जिस पर आने वाली सदियों का भारतीय इतिहास लिखा जाना था। तो गुलाम वंश का तो अंत हो गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत का विचार जिंदा रहा और इसने इतिहास का एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब बलबन जैसी बनाई हुई एब्सोल्यूट सत्ता नए और शायद उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हाथों में आती है तो क्या होता है। इसका जवाब हमें खिलजी वंश के तूफानी उदय के साथ मिलता है, लेकिन वो एक अलग और बहुत दिलचस्प कहानी है।